और चुंबकत्व एवं द्रव्य एनसीईआरटी के संपूर्ण हल समझ गए सर? कितनी बार, हर बार बताते हो आप। चलो खैर कोई बात नहीं, अगली बार से मैं कम कर दूंगा, कभी कभी बता दिया करूँगा, कभी कभी बता दिया करूँगा। ठीक है, छोड़ो यार, टेंशन लेते छोड़ो। चलो चलते हैं, 7 नंबर तक का सवाल कर चुके हैं, लेते हैं अभ्यास संख्या 8 नंबर 5.8। पाँच डॉट आठ। एक प्रणालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे हुए हैं। प्रणालिका में फेरे कितने हैं? 2000। ये फेरों की संख्या, बड़ा N। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी बता रखा है, ये है 1.6 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रणालिका में 4 एम्पियर की धारा है, भाई ध्यान रहे, ये 4 एम्पियर की धारा है। ठीक, इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि थेती तल में घूम सके। थेती तल में घूम सके, ये मान लो ये प्रणालिका है, मेरे हाथ में तुम इस पर तार लपेट दो तो ये छेती तल में घूम सके, ऐसा मामला है। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना होता है चुंबकीय आघूर्ण, बताओ क्या सूत्र होता है? पक्का याद हो गया होगा अब तक तो, NIA होता है पक्का। क्या मात्रक होता है इसका? मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला, है ना। चलिए निकाल देंगे। N कितने हैं? 2000। I कितने हैं? 4 एम्पियर। एरिया क्षेत्रफल कितना है? 1.6 गुना 10 की घात -4। सारी बातों को चेक कर लिया जाए, सब कुछ ठीक लगाया है कि नहीं लगाया है। चलिए गुणा कर देते हैं, करो गुणा करो। देखो ये 10 की पावर 4 है माइनस में, और यहाँ भी कुछ है, इसे बना लो 8000। चलो इसे 8000 बना दिया मैंने। देखो 2 चौक 8000 और 1.6 10 की घात -4। अब इस 16 को इससे गुणा कर लो, ये बन जाएगा 12800। 16 8 128 गुना 10 की घात -4, ये बन गया। अब ये बन जाएगा 1.28। 12800 बनेगा, बिल्कुल सही, 1.6 है, ये बन जाएगा 1.28। मात्रक बताओ क्या लिखूं, बताओ क्या मात्रक लिखूं इसका? मात्रक लिख देता हूं इसका जूल प्रति टेस्ला, या दूसरा मात्रक भी लिख देता हूं एम्पियर मीटर स्क्वायर। दोनों मात्रक लिख दिए मैंने, देखो दोनों मात्रक मैंने लिख दिए। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, अब आया इसका बी पार्ट। ये इसका कौन सा पार्ट था? ये था ए पार्ट। चलो ये ए पार्ट था, ओके, ये ए पार्ट हल कर दिया, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया था। अब इसका बी पार्ट हल कर देता हूँ। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, जरा देखो पढ़ के बताओ। अच्छा बताओ बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, जरा पढ़ो एक बार, अपनी किताब में पढ़ो जरा। एनसीईआरटी देखो पकड़े बैठे हो कि नहीं हाथ में? एनसीईआरटी और रफ कॉपी और फेयर कॉपी पकड़ के बैठे हो कि नहीं? देखो हैं, यूट्यूब पे लोग मोबाइल में चलते चलते वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पे मोबाइल में चलते चलते वीडियो देखते हैं। हाँ, ये फार्मूला 2 मिनट 3 मिनट में देख के फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब पढ़ाई हो रही है यार। पढ़ाई होने का तरीका है अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप या अपना टैबलेट, जो भी है तुम्हारे पास, उसको लेके बैठो, रफ कॉपी किताब लेके बैठो, अपने पढ़ने वाले कमरे में बैठो, एक या एक अलग जगह में बैठो, जाके पढ़ाई करो। मतलब ये क्लास है घंटों घंटों की, पूरा काम करना है हमें। ठीक, चलिए देखते हैं बी। प्रणालिका पर लगने वाले बल एवं बल आघूर्ण क्या हैं? बल आघूर्ण तो हो ही गया। चलिए वाला बल एवं बल आघूर्ण। बल कितना है? अच्छा बल बताओ कितना होता है, बल बताओ कितना होता है बल। बल होता है कितना? बल होता है 0, F बराबर 0। क्यों? क्योंकि
दो पोल, दो ध्रुव होते हैं, एक चुंबक के क्षेत्र में होते हैं, दोनों पर बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं। यह बल घुमा सकता है, वो भी फार्मूले के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से घुमा सकता है। क्या होता है बल आघूर्ण का सूत्र? टॉ एम बी साइन थीटा। पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, इस चैप्टर में बहुत बार आया है ये, अब से पहले 20 बार आ चुका होगा पक्का। यदि हम इसकी अक्ष से 30 अंश का कोण बनाते हुए 7.5 10⁻⁻² टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगा दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे रखा है, किस में रखना है देखो यहाँ लिख देता हूँ, 7.5 × 10⁻² टेस्ला, ठीक। और ये कोण भी दे रखा है थीटा, कितना थीटा बताया? अक्ष से 30 अंश का कोण बताया गया है, 30 अंश का कोण। तो लगा दें वैल्यू, चलिए कर देते हैं। कितना चुंबकीय आघूर्ण आ रखा है देखो, हमारे पास ही चुंबकीय आघूर्ण आया पड़ा है पहले से ही, इसे लगा देते हैं। 1.28 कितना चुंबकीय क्षेत्र है? 7.5 × 10⁻²। कितना कोण है? साइन 30 अंश। ओके, ये आ गया बल आघूर्ण। हल कर लो, हल कर लो, कितना बनेगा बताओ? चलो हल कर लो। ये हो गया 1/2, 1.28/2 साइन 30 का मान। 7.5, इसे क्या लिख दूँ? 7.5 को लिख दूँ 75/10। देखो सरल हो जाएगा, 75/10। लो 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 लो, दशमलव हटा दिया मैंने इसका, इसका भी दशमलव हटा दूँ, ये हो गया बटे 200, ठीक। अब 10⁻² रख लूँ, और ये आएगा किसमें? न्यूटन मीटर या जूल में, ठीक। चलते जाओ, एक इसको देखो हल कर सकते हैं। 128/2 75 × 10⁻1 2 3 -5 हो गई। देखो ये देखो, सारे के सारे जीरो 10⁻में ऊपर पहुंचा दिए मैंने, नीचे प्लस के थे ऊपर कर दिए। हल कर लें और कर लें। 64 दूनी 128, सीधा पहाड़ा 64 हो गया, कट गया 2 से, गुना 75 × 10⁻⁻5, ठीक। ये हो गया जूल में, या दूसरा मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, लिख सकते हैं दोनों, ठीक है। अब यार इसमें ना गुणा करेंगे इसको, भाई गुणा करो इसको। गुणा कैसे करेंगे बताओ, कैसे गुणा करें इसको? इतनी बड़ी गुणा कैसे करेंगे इसको यार? गुणा कर दूं इसको मैं, चलो गुणा कर लेता हूँ। गुणा करने का कोई सीधा तरीका तो है नहीं मेरे पास। इसको 25 3 में तोड़ दूँ, 3 25, बात वही है, गुणा ही कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। उत्तर निकालने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। चलो यहाँ कर लेता हूँ, रफ का लिए कर लेते हैं। 75 और 64 की गुणा, 4 पंजे 20 और 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। और ये हो गया कितना? 6 पंजे 30, 7 छंग 42 और 3 45, 4800। अब आया 4800 गुणा 10⁻⁻5। अब ये कितना हो रहा है? 4.8 गुणा 10⁻⁻², ठीक। मात्रक जूल में लिख दिया। ये लो, ये आ गया बल का आघूर्ण, ठीक। उत्तर हो गया भाई, ये उत्तर है, ठीक। अगर ये 10⁻⁻² नहीं लगाना तो ऐसे लिख लो 0.048, ये भी लिख सकते हो, लो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे चाहे लिख लो। तो ये था प्रश्न नंबर 8। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ।
आ गया प्रश्न नंबर 9। देखते हैं इसको पढ़ के क्या है भाई प्रश्न नंबर 9 में। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं। ये वृत्ताकार कुंडली है, परिनालिका नहीं है, ध्यान रहे। क्या है सर जी, क्या फर्क है इसमें? ठीक, यह है प्रश्न नंबर 9। यह है वृत्ताकार कुंडली। कितने फेरे हैं इसमें? फेरे हैं 16 और पास पास होने चाहिए, मतलब वृत्ताकार कुंडली में फेरे पास पास होने चाहिए। एक फेरा, 2 फेरे, 3 फेरे, ऐसे दिखा देते देखो वृत्ताकार कुंडली को। जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। ये है त्रिज्या, ये वाली जो चीज़ है ये इसकी त्रिज्या है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई। लो देखो, ये दिखा दी मैंने, ये इसका केंद्र हो गया। जिसमें 0.75 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा भी बह रही है भाई, 0.75 एम्पियर की धारा। अब ये धारा जो है इसमें बह रही है, यूँ घुमा घुमा के लाएं, घुमा घुमा के लाएं ऐसे। तो धारा जो आ रही है इसमें वो कितनी आ रही है? आई का मान कितना है? 0.75 ऐसे। भाई हर चक्कर में धारा है, देखो ऐसा मत समझ लेना इस चित्र में कहीं सर बोला एक ही चक्कर में धारा, नहीं, धारा सब चक्करों में धारा। चलिए, इसका तल 5 × 10⁻² टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के लंबवत है। यानी जो इसका तल है वो क्षेत्र के लंबवत है, यानी इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसके अक्ष के अनुदिश है, तल के लंबवत है। और कितना है बी का मान? बी का मान बता रहे हैं 5 × 10⁻² टेस्ला। 5 × 10⁻² टेस्ला, पक्का। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपने स्थायी संतुलन से इधर उधर 2 चक्कर प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स है, की आवृत्ति से दोलन करती है। कुंडली का अपने अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है? यानी ये कुंडली जो है दरअसल लटकाई हुई है ऊपर से, यूँ ऐसे लटकाई हुई है ये। अगर थोड़ा सा इसे घुमा दूँ तो ये इस ऐसे इधर उधर यूँ, कुंडली यूँ है मान लीजिए ऐसे, और तुम्हारी तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, थोड़ा सा घुमा के छोड़ दूँ तो कुंडली यूँ जो है दोलन करने लगती है। ठीक, यहाँ पर एक सूत्र आया था हमारे पास, उस सूत्र को मैं याद दिलाऊंगा। वो था T = 2π I/mb। ये वो सूत्र था, आवर्तकाल का ये सूत्र था। इस आवर्तकाल के सूत्र को अगर बदल दें तो क्या बन जाएगा? आवृत्ति। आवृत्ति को लिख देते हैं न्यू, बदल देते हैं 1/2π, इसे कर देते हैं mb/I। ठीक, ये जो I है यही है वो जड़त्व आघूर्ण। जो I है यही है वो जो तुम्हें बताना है जड़त्व आघूर्ण। ये सूत्र हम बना चुके हैं, उदाहरण में भी आया था, एक उदाहरण भी था NCERT में इस पर। ठीक, चलिए अब तुम्हें हल करना है, बस I तक पहुंचना है। ठीक, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता हूँ। 1/4π², ये वर्गमूल जो है इसका वर्गमूल हट जाएगा, ये आ जाएगा mb/I। I का मान आ जाएगा भाई, I का मान आ जाएगा mb/4π² और न्यू²। इसे कहते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को तुम F भी लिख सकते हो, F फ्रीक्वेंसी, कुछ और भी नाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए m की वैल्यू लगा देते हैं। m कितना होता है? m होता है NIA। ये रहा n, ये रहा I, और एरिया क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल बनेगा? ये बनेगा πr², जिसमें
आर है तुम्हारे पास, और पाई तो होता ही है, पाई का मान होता ही है। चलिए बी, और ये बन गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ठीक, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एन आई ए को लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर, कुंडली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसको भी लिखता हूँ और 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। एक पाई काट लेता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, रुकूंगा नहीं मैं। देखो ये जो आई है ये क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और ये जो आई है ये क्या है, विद्युत धारा। तो ध्यान रहे ये आई जड़त्व आघूर्ण है जो हम निकाल रहे हैं, इसको लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जड़त्व आघूर्ण को, इसे लिख देते हैं एम। ये तो देखो मैंने आई इसका सिंबल, इसका प्रतीक बदल दिया मैंने, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा लगेगा सर ये आई से आई कट क्यों नहीं गया, आई से आई कट क्यों नहीं गया, ये जड़त्व आघूर्ण है जो हम निकाल रहे हैं, और ये धारा है। आगे बढ़ते जाइए, आई एम निकाल रहे हैं। चलिए एन आई आर स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई न्यू स्क्वायर, बस इसका मान रख दो अब। ठीक, बड़ा सवाल था यार, बहुत सारे मान रखने पड़ेंगे यार। ठीक, मान रख लो, एन लगा लो, हल करते हैं। एन है 16, कितना करंट है इसमें, करंट है, देखो ये जो करंट है इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं 3/4, तो 3/4, लो 4 लगा दिया नीचे। आर स्क्वायर, आर ये रहा देखो, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर लिखता हूँ 10⁻², क्योंकि 10⁻1 है ये लो, ये हो गया। चुंबक कितना है, चुंबक कितना है 5, 10⁻²। चलो यहाँ तक तो बात ठीक आ गई। अब नीचे 4 भी है, पाई भी है, और आवृत्ति का वर्ग है वो 4 होता है, 4 दिया हुआ है उसको, तो 4 हो गया। आवृत्ति दे रखी है 2। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें कट रही हैं, कुछ नहीं भी कट रही हैं। देखो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू निकल के कितनी आ रही है, और थोड़ा ठीक करते हैं। देखो इस 4 से 16 काट लेते हैं। ठीक, 5 या 15/4 पाई, 15/4 पाई, ये हो गया। देखो ये हो गया 5 या 15, ये हो गया 4 पाई, बस आगे हो गया 10⁻4। ठीक, हो गया काम, हल हो गया, इसे हल कर दो बस। ठीक, अब ये पाई को क्या रखें, 3.14 रख लो। 1.2 × 10⁻⁻4 यानी 1.2, 1.2 के आसपास ही आएगा यार, चाहे भाग करके देख लो। ठीक, और 10⁻⁻4 यानी उत्तर हो गया 1.2 × 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मात्रक है जड़त्व आघूर्ण का। 11वीं कक्षा से आती है चीज, ये घूर्णन गति से आता है जड़त्व आघूर्ण। ठीक, काफी जानदार सवाल था, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में यही चीज़ आई है, ध्यान रहे, और ज़्यादातर बच्चों का ये सवाल छूटा है, इसी पे आधारित सवाल बना है। ठीक, यानी अगर कोई चुंबक किसी चुंबक के क्षेत्र में साम्य अवस्था से हिला दी जाए तो वो सरल आवर्त गति करने लगती है, उसका आवर्तकाल या उसकी आवर्ती ऐसे निकाली जाती है। ठीक, चलिए ये था प्रश्न नंबर 9। अब चलेंगे 10 की तरफ।
प्रश्न नंबर 10, 5, 10। चलिए देखते हैं 5, 10 में क्या है। 5, 10 को पढ़ लो यार, किताब होगी तुम्हारे पास, 10वें सवाल को पढ़ लो, देखो। चलो पढ़ो। एक चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। चुंबकीय याम्योत्तर में ऊर्ध्वाधर तल में इसका उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 अंश के कोण पर नीचे की ओर झुका है। इसका उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 अंश के कोण पर झुका है नीचे की ओर। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.35 गॉस है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक, अरे सिंपल सवाल है यार, आनती कोण दे रखा है, कहाँ यार टेंशन दे रहे हो। ये है देखो क्षैतिज, कहाँ टेंशन ले रहे हो भाई, ये रहा क्षैतिज, और यह ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे लिखो ऊर्ध्वाधर। ये लो, ये झुका है चुंबकीय क्षेत्र, सुई झुक गई, ये कोण है थीटा, ठीक। ये है 22 अंश, ठीक। ये है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का। ये कितना होता है क्षैतिज घटक, बताओ कितना होता है क्षैतिज घटक। ये होता है BE cos थीटा, BE cos थीटा। ये बता रखा है तुम्हें 0.35। किस में बता रखा है, गॉस, तो उत्तर दूसरा भी गॉस में आ जाएगा यार। ये हो गया BE, ये हो गया cos 22, ये 22 अंश का कोण है देखो, ठीक है। चलिए ये हो गया 0.35, तो BE जो है ये आ गया 0.35 sec 22। लो भाई, लो। अब sec 22 का मान लगा लेना, क्योंकि होता है नहीं ऐसे सीधे दिखता नहीं sec 22 का मान, फिर भी लिख देता हूँ 0.38 लगभग ये, और ये गॉस में, ये उत्तर हो गया भाई। चलो, हालांकि मान नहीं है, सारणी से देख के लगाना पड़ता है, ठीक। चलिए ये हो गया सवाल नंबर 10। चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। ग्यारह में क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका के किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर संकेत करती है, ठीक। चुंबकीय याम्योत्तर में संरेखित नति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 अंश उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गॉस पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। ये एक ऐसा सवाल है कि जिस व्यक्ति ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा या फिर हल्का फुल्का पढ़ दिया, वो इस सवाल की भाषा को भी नहीं समझ सकता। ये ऐसा सवाल है। देखिए क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से, अब आप यहाँ देख लीजिए, भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर में फर्क होता है। ये है मान लीजिए भौगोलिक उत्तर, ये कौन सा उत्तर है, भौगोलिक, और इससे किसी कोण पर झुका है दूसरा, ये है चुंबकीय उत्तर। इसे कहते हैं दिक्पात का कोण। भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर हो जाती है। भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर, भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर हो जाती है सुई, ऐसे ये 12 अंश का कोण है, ठीक। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की सही दिशा यही है। दक्षिण अफ्रीका में भौगोलिक उत्तर से सुई पश्चिम की ओर घूम जाती है 12 अंश, इसका मतलब सही जो दिशा है वो यही है। यानी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक उत्तर से 12 अंश के कोण पर पश्चिम की तरफ है। सुई उधर ही घूमेगी जिधर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक। इसके बाद
यही सुई 60 अंश उत्तर की ओर संकेत करता है, क्षैतिज से 60 अंश। अगर इस सुई को क्षैतिज पे जाके देखें तो ये 60 अंश के कोण पर संकेत करता है। ये दक्षिण अफ्रीका मान लिया मैंने, लो ये 60 अंश के कोण पर संकेत करता है इसे। ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यानी इसी चीज़ को अगर यहाँ जाके देखूँ तो ऐसे दिखता है, ये पृथ्वी के केंद्र सरफेस से उसके पृष्ठ से 60 अंश के कोण पर दिखता है। अब यहाँ पर जो क्षैतिज घटक है, जो पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक ये हो गया, मान लीजिए कहते हैं H या BH, और ये है ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे कहते हैं BV। ये जो BH का मान है ये कितना है, क्षैतिज घटक कितना है, ये है 0.16 गॉस। ठीक है, बस हो गया काम। ये कितना होता है, ये होता है BH जो होता है, ये होता है BE cos थीटा। ये वो थीटा है जो नति कोण है, ये वाला कोण है। इस 12 से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दिशा बताता था किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, बता दिया उसने। चलिए, तो BH है 0.16, BE का पता नहीं, कोण है 60 डिग्री, तो BE का मान आ गया बच्चों 0.32 गॉस उत्तर। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। अब तो खैर समझ में आ गई होगी। तो अब कोई ऐसा सवाल आता है इस तरह की भाषा का तो आप आसानी से कर देंगे। ठीक, आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल की भाषाओं को सही से नहीं समझ सकते। प्रतियोगी परीक्षाओं में 70% बच्चे पेपर वो देते हैं जो सवालों की भाषाओं को समझ ही नहीं पाते। वजह ये एनसीईआरटी है। फिजिक्स में ये एनसीईआरटी उसकी वजह है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं बच्चे इसको। भाषा यहाँ से मिलती है, भाषा पढ़ते नहीं। टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाते रहते हैं, अपनी भाषा बनाते रहते हैं, प्राइवेट किताबों में अपनी भाषा, यार बच्चा बेचारा। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पाँच 12 ओके। किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M कितना है, 0.48 जूल प्रति टेस्ला, 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। ठीक, चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताइए। यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो। फॉर्मूले का इस्तेमाल है, फॉर्मूले का। देखिए, चुंबक बनानी पड़ेगी, छोटी सी चुंबक बनानी पड़ेगी बच्चों, छोटी सी चुंबक बना के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तुम भूल जाते हो पिछले फार्मूले जो बनाए हैं उनको भूल जाते हो तुम लोग ना। ये बना ली छोटी सी चुंबक। देखिए, अब इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पे जाता हूँ। इस बिंदु को मान लेता हूँ एस नहीं मानूंगा यार, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, कुछ और मानता हूँ यार। क्या नाम रखूँ यार इसका, मैं इसका नाम रख देता हूँ मैं जेड। और इसी के लंबवत 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पहुँचता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं वाई। ओके, ठीक। और ये दूरी है यहाँ से कितनी है दोनों तरफ, ये 10 है, ये आर है, यहाँ पे भी आ रही है, देखो ये भी आ रही है केंद्र से। ठीक, अभिलंब समद्विभाजक अभिलंब क्या कहते हैं, समद्विभाजक अभिलंब रेखा। ठीक, और ये अक्ष पर ही अक्षीय रेखा। सूत्र है तुम्हारे पास, लगा लो। सूत्र है बी जेड पे पता करने के लिए μ02 m/4 पाई r का क्यूब तुम्हारे पास सूत्र है। बी वाई पता करने के लिए μ0 m/4 पाई r क्यूब का सूत्र है। यानी ये मान के चलिए कि जो बी वाई है पक्का वो बी जेड का आधा होता है, अगर दूरी वही हो तो।
केंद्र से अगर वही दूरी हो तो अक्ष या अक्ष के लंबवत जाने पर, समद्विभाजक अभिलंब पर, उसी दूरी पर कोई बिंदु ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाता है। यही विद्युत द्विध्रुव में भी होता है। विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी आप विद्युत क्षेत्र को आधा कर सकते हैं। ठीक, अब इसका मान रख देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू है। अब देखिए इसका जो मान है, इसका मान कितना होता है। मान लीजिए मैं बी वाई निकाल रहा हूँ, बाद में बी जेड लिख दूंगा, ठीक है, इसका डबल कर दूंगा। 10 की घात -7 होता है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना 0.48 है और कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर पर। 10 की पावर -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आर है वो कितना है, आर का मान कितना बता रखा है ये 10 सेंटीमीटर, तो आर का मान है 0.1 मीटर। ये लो ऐसे, तो बस आ गया आंसर। और क्या उत्तर आ गया तुम्हारा। देखो बी वाई तो आ ही गया तुम्हारा। देखो बी वाई कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 0.48 गुना 10 की घात -4। थोड़ा ठीक कर लें, 4.8 गुना 10 की घात -5 टेस्ला। एक उत्तर ये हो गया। दूसरा उत्तर इससे डबल होगा, कितना हो गया 9.6 गुना 10 की घात -5 टेस्ला। ये दूसरा उत्तर होगा। अगर इन उत्तरों को गॉस में लिखोगे तो फिर एक हो जाएगा कितना 48 गॉस, एक हो जाएगा 96 गॉस। ठीक, दिशा की बात करता है कि भाई दिशा बताइए। अब यहाँ पर जो दिशा होती है, ये देखिए, मान लीजिए आप सरल सी बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ लिख देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इधर को दिशा यूँ घूम के यूँ जाता है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। तो यहाँ पर जो दिशा है वो क्या है, आघूर्ण की दिशा के विपरीत। आघूर्ण की दिशा क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आघूर्ण की दिशा के विपरीत, तो क्या लिख दूँ इसमें बी वाई पे, क्या लिख दूँ आघूर्ण की दिशा के विपरीत। और इस पे क्या लिख दूं, ये किस तरफ है, ये आघूर्ण की दिशा के अनुदिश है। आघूर्ण की दिशा क्या होती है, एस से एन की तरफ। तो आघूर्ण की दिशा के अनुदिश, यानी जो बी जेड है ये कहाँ है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है आघूर्ण की दिशा में। ये लो आघूर्ण की दिशा में। ठीक, बात एकदम सीधी है। ये तो बिला सरल सा सवाल था सर जी। 12 पूरे हो चुके हैं भैया, 12 सवाल पूरे हो चुके हैं। चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में एक सवाल और हो जाएगा हमारा, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर चलेंगे अगली क्लास में। पाँच 13। अब ये देखो पन्ना पलटेगा, ए रे बाप रे, ये रहा पन्ना। कुल मिला के इसमें 25 सवाल हैं, अतिरिक्त अभ्यास में भी 10 सवाल हैं। चलिए 13 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर में सवाल में क्या कहता है। 13 नंबर, क्षैतिज तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। संतुलन बिंदु यानी जहां पे चुंबकीय क्षेत्र 0 हो, सीधी सी बात ही है, संतुलन बिंदु हो गया। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गॉस एवं नति कोण 0 है। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूर
14 सेंटीमीटर की स्थिति, किसी स्थिति पर बिंदु का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले बना लेते हैं, चित्र बनाते हैं भाई इसका। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पहले परिभाषित कर देते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इधर से आता है, ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। क्या मान लूँ इसको, इसको मान लूँ बी पृथ्वी, ये देखो। और कोई चुंबक यहाँ रखी है ऐसे, चुंबक के क्षेत्र ये नॉर्थ मान लिया, ये साउथ मान लिया, इधर को जाता है ऐसे। ये किसका है, बी, ये है चुंबक का। ठीक, कहता है चुंबक के केंद्र से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर पर जो परिणामी बी है, क्या, परिणामी बी, ठीक, वो शून्य हो जाता है। ये तभी हो सकता है जब दोनों विपरीत दिशाओं में हों। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, संतुलन बिंदु और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना है, 36 है, यानी जो है ये 36 है, 0.36 गॉस है, 36। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 36 है इस दिशा में, 0.36 है इस दिशा में, तो ये वाला भी बी चुंबक भी उतना ही है। देखो बात को समझ लेना, ये भी है 0.36 गॉस है, लेकिन विपरीत दिशा में। यानी पता लग गया, एक उत्तर तो तुम्हारा आ गया। लो, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, क्योंकि तभी संतुलन बिंदु प्राप्त होगा जब दोनों उल्टे होंगे। ठीक है, चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूरी पर 14 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब इस चुंबक का अभिलंब चलते हैं लेके, अभिलंब समद्विभाजक यहाँ इसी दूरी पे आ जाते हैं। ये दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यूँ घूम के आएगा, और हमें पता है कि जितना चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति में होता है उसका आधा उतनी ही दूरी पर यहाँ अभिलंब स्थिति में होता है। तो कितना है, चुंबक का अक्षीय स्थिति में 36 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.18 गॉस। ठीक, और पृथ्वी का कितना आ रहा है, वो तो आ ही रहा है पृथ्वी वाला, तो वो भी इधर को ही आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं इधर को, वो कितना आ रहा है, 0.36 गॉस हो गया। अब जुड़ के यहाँ कितना हो गया, दोनों एक ही दिशा में आ गए, तो कितना हो गया यहाँ बी परिणामी, यहाँ का बी परिणामी कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, ये हो गया 0.54 गॉस। लो ये तुम्हारा एक उत्तर हो गया। ठीक, सवाल समझ में आ गया, क्या कहना चाह रहा था आ गया होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आ गया होगा समझ में। पहली बार पढ़ें, देखें, अजीब सा लगता है। ठीक, जब पढ़ने लगते हैं, आदत बना लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक, कंसेप्ट ये लगा है, कंसेप्ट क्या लगा है कि अक्षीय स्थिति का उसी दूरी पर अगर अभिलंब पे चले जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाता है। एक कंसेप्ट तो ये लगा है। एक, पृथ्वी का 0.36 है तो चुंबक का भी 0.36 होगा। इसके अक्ष पर 14 सेंटीमीटर पर वो संतुलन बिंदु होगा, यानी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये बात हो गई। इससे पता लग गया कि जो है पृथ्वी का या चुंबक का जो भी है ये चुंबकीय क्षेत्र, वो दोनों विपरीत हैं, बराबर हैं। तो चुंबक का कितना पता लग गया, 36, 0.36 कह रहे हैं इसको आप गॉस में, ये पता लग गया। ठीक, इसका आधा कहाँ हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, 0.18 कहें, और दिशा बदल जाएगी ऐसे। जबकि पृथ्वी का पहले की तरह यहाँ हर जगह जा रहा है आगे को, ये है। तो जुड़ जाएंगे दोनों, दोनों को जोड़े कितना बन जाएगा, 0.54। ओके, ये था सवाल नंबर 13, टेक्निकल क्वेश्चन था। इसके बाद और भी टेक्निकल क्वेश्चन हैं। ठीक, चलते हैं अगली क्लास में। ओके।